Myself, Mohammad Aftab Ahmed. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज की जो वीडियो है वो है एज अ स्टडी गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरह ड्यूरिंग द डिग्री और डिग्री के बाद दुनिया का कोई भी टेस्ट देने से पहले खुद को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ एज अ स्टडी गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी गाइडेंस। सबसे पहले आप अपनी डिग्री की वर्थ को समझें। वर्थ ये है कि आपकी डिग्री एमबीबीएस है, एमडी है या जनरल मेडिसिन है, उसके अंदर किस चीज की, किस सब्जेक्ट की ड्यूरिंग द लाइफ, स्टडी लाइफ और स्टडी लाइफ के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में किस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी कि आपको डिजीज का पता हो, स्टडी ऑफ डिजीज। आपके पास ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हाउस जॉब के बाद होल लाइफ कोई पेशेंट आएगा, पेशेंट को कोई ना कोई मसला होगा, कोई डिजीज होगा, आपको उस डिजीज का पता होना चाहिए, उसको डायग्नोज करने का पता होना चाहिए, उसके बाद उसको कौन सी मेडिसिन देनी है यानी उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें यह है कि पैथोलॉजी डिजीज, उसके बाद फार्माकोलॉजी यानी उसकी मेडिसिन। इन दो चीजों का जब तक आपको पता नहीं चलता आपकी डिग्री किसी काम की नहीं, यानी आपकी डॉक्टरी किसी काम की नहीं है, कोई फायदा नहीं है आपको इन दो चीजों में अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो। इसके बाद देखें किसी भी मेडिकल की जो डिग्री है ना किसी भी मुल्क की, उसके अंदर 40 से 50% पैथोलॉजी की वर्थ है इस सब्जेक्ट की। ये आपको ड्यूरिंग द लाइफ पढ़ाया जाता है किसी ना किसी तरीके से एज अ सब्जेक्ट भी, और इसके अलावा भी ये हर सब्जेक्ट में काम आता है। ये हाउस जॉब में या ड्यूरिंग द लाइफ तो सबसे ज्यादा काम आता है। फार्माकोलॉजी 25 से 30% फार्माकोलॉजी है। आपको अगर पेशेंट का मसला समझ आ गया ना तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन लिखना कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले उसका मसला समझ आना चाहिए, उसके लिए पैथोलॉजी की इतनी वर्थ है आपकी डिग्री में। इसके अलावा जो परसेंटेज है वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके साथ साथ। सबसे पहले मैं आपको दुनिया के टेस्ट बता दूं जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो लोग देते हैं, जो कहीं भी सेटल होने के लिए डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं। क्योंकि किसी भी और मुल्क में जाने के लिए एक तो होता है आप इन्वेस्ट करें उधर, एक होता है आप उधर शादी कर लें, एक होता है कि डॉक्टर्स के लिए आप उधर उनकी मेडिकल रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें, टेस्ट क्लियर करें, वहां जाके पीजी के बाद आप सेटल हो सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है, इसलिए मैंने ये टेस्ट रखे एनएलई जो कि पाकिस्तान में नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, उसके बाद यूएसएमएलई ये यूनाइटेड स्टेट्स का, एमआरसीपी और इसके साथ प्लेब है जो कि यूरोपियन यूनियन के हैं। ये टेस्ट है, आपने इन टेस्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है ड्यूरिंग द स्टडी लाइफ, आपने कौन सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस करना है और कौन किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से आपने पकड़ना है कि आप आइंदा जिंदगी में हाउस जॉब में या प्रैक्टिस में उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। वो मैं आपको बताता हूँ इन टेस्ट की बेस पे, क्योंकि ये टेस्ट होते हैं आपके सामने, यही तो टारगेट है स्टडी के बाद। जो मेन टारगेट है वो ये टेस्ट ही है। किसी ने अपने वापस पाकिस्तान चले जाना है, किसी ने यूरोप जाना है, किसी ने जाना है अमेरिकन यूनियन में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ड्यूरिंग द डिग्री पहले 3 सालों में आपने किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है। पहले मैं सब्जेक्ट्स बताता हूँ, इनकी फर्क बताता हूँ, बाद में मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा इन बुक्स से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें आप। सबसे पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और हिस्टोलॉजी। ये पहले 1 से 1.5 साल में ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इन पे फोकस करवाया जाता है आपको। सबसे ज्यादा लाजमी है एनाटॉमी, आपने बॉडी की मॉर्फोलॉजी पढ़नी, स्ट्रक्चर बॉडी की, बोन्स की, वेसल्स की और होल बॉडी। उसके अलावा फिजियोलॉजी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी के ऑर्गन्स की और पूरी बॉडी का जो फंक्शन है अंदर केमिकली मैकेनिकली वो पढ़ना है आपने। बायोकेमिस्ट्री के हमारे एंजाइम्स, हमारे केमिकल्स, हार्मोन्स किस तरह बनते हैं और वर्क कर रहे हैं। और हिस्टोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो ये आपने पढ़नी है। उसके अलावा फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऊपर जो आपने पहले 1.5-2 साल में पढ़े हैं उनकी इंपॉर्टेंस कैसे है इनके ऊपर। आपकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी होगी तो आपको फार्माकोलॉजी समझ आएगी, आपको उसके अलावा फार्माकोलॉजी समझ नहीं आएगी। बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई। उसके बाद फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये दोनों आपको पता होगी तो आपको पैथोलॉजी की समझ आएगी। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज, जब तक आपको अपनी बॉडी के मैकेनिज्म का पता नहीं चलता आपको डिजीज की समझ नहीं आएगी, क्योंकि डिजीज आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आप इफेक्ट कर रहा है, कोई वायरस, कोई भी चीज, कोई ट्रॉमा हुआ है तो उससे एक डिजीज फैल रहा है। तो किस तरह फैल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर फैल रहा है, आपकी बॉडी के सेल है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो आपको पहले अपनी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन समझना पड़ेगा जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, वो समझ होगी आपको तो हिस्टोलॉजी की समझ होगी अपने सेल्स की, उसके बाद आपको पैथोलॉजी की समझ आएगी। और एनाटॉमी है, इसकी वर्थ कहाँ पे, इसकी वर्थ प्रैक्टिस में है, ड्यूरिंग द होल लाइफ है, डायग्नोसिस में है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले 3 साल में जो बुक्स है उनकी इंपॉर्टेंस है जो आपस में रिलेटेड, आपने इनके ऊपर ग्रिप करनी है तो आपको इन चारों के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद चौथे और 5वें साल में मोस्टली जो एमबीबीएस है वो 5 साल के होता है, 5 साढ़े 5 साल का। आखिरी एंड वाला साल होता है वो प्रैक्टिस का होता है, इंटर्नशिप का,
हाउस जॉब कह लें, उसमें मेडिसिन है। मेडिसिन क्या है? इंटरनल मेडिसिन, ये हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एक केस देते हैं कि एक पेशेंट है, उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको आप डायग्नोज करें और उसकी आप ट्रीटमेंट बताएं। वो ये क्या है को आपने उन्होंने आपको पैथोलॉजी दी है, आपने उसकी फार्माकोलॉजी बतानी है। सबसे पहले तो उन्होंने आपको केस देना है, उसकी पैथोलॉजी भी आपने खुद निकालनी है, फिर आपने उसकी फार्माकोलॉजी भी देनी है। तो इन चीजों पे ग्रिप होना लाजमी है, ये मेडिसिन में यही है मेनली। उसमें जो और भी जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको ऐसा ऐसा ड्यूरिंग द लाइफ समझ आ जाएंगे। उसके बाद सर्जरी है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, सारी बात है कि आप एक डिग्री कर रहे हैं एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। तो सर्जरी भी उसमें आता है, तो आपको पता है कि सर्जरी की भी इंपॉर्टेंस है। इसमें आपने सीखना होता है, मोस्टली इसमें जो होती है वो प्रैक्टिस होती है। उसके अलावा पेडियाट्रिक्स है, ये क्लिनिकल टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी होते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजी होता है, उसके अलावा ईएनटी होता है। तो जो मेन जिनकी रेशो आती है ना परसेंटेज के हिसाब से, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ पहले 5 सालों में ड्यूरिंग द डिग्री। पेडियाट्रिक्स है, बच्चों की स्टडी है, बच्चों के बारे में डिजीजेज है, उनका प्रॉब्लम्स, वो सारे इसमें हमने पढ़ने, ये भी वर्थ रखते हैं। इन टेस्ट के अंदर इनमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं इन सब्जेक्ट्स में से, ये जो टेस्ट मैंने आपको बताए, तो इनको इस हिसाब से आपने पकड़ना है, कैच करना है। उसके अलावा इनकी बुक्स में बात बताता हूँ, पहले डायग्नोसिस बता दूं आपको। डायग्नोसिस के लिए बुक्स, डायग्नोसिस के लिए मेनली जो 2 बुक्स चलती हैं पूरी दुनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी समझ आती है इनसे। इनाम दानिश की पहली बुक है मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये बुक का नेम है बाय इनाम दानिश। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसके मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है मैक्लोइड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये बुक बहुत अच्छी है। आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि पता नहीं चलता, हमें डिजीज का पता चल गया, हमें उसको डायग्नोज करने नहीं आता, हम फिर पेशेंट्स अप्लाई किस तरह करें अपनी प्रैक्टिस को। तो उसके लिए आप मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बुक लें, उससे पढ़ें। उसके बाद मैक्लोइड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये भी बहुत अच्छी है, इसको फिर से पढ़ें। अब मैं आपको बुक्स बताता हूँ, किन बुक से इन टॉपिक्स को आप इजीली मेमोराइज और कैच कर सकते हैं। बुक्स में सबसे पहले आती है हमारे पास ग्रेज एनाटॉमी। आपने एनाटॉमी पढ़ी है, आपने बेशक BD84 से पढ़ी हो, स्नेल से पढ़ी हो। अगर आप अपने टॉपिक्स को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं अपने ज़हन में क्लिनिकली, तो आप ग्रेज एनाटॉमी लें। ग्रेज एनाटॉमी के ये कि ये आपको क्लिनिकल सिचुएशन भी साथ देते हैं ग्रीन और ब्लू बॉक्सेस में। उससे ये होगा कि आप क्लिनिकल सिचुएशन जब पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि फ्रैक्चर कैसे होता है, फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ, तो हमने इसको कैसे डायग्नोस करना है, उसका क्या करना है, और कौन क्या चीजें अप्लाई करनी है हमने उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो कि हमें हेल्पफुल हो। ये आपने बुक लेनी है। पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स पैथोलॉजी लें या कोई और ले लें, या बेसिक्स में कोई भी ले लें, लेकिन पढ़ें आप उसको लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में आप कैटसन ले लें, कैटसन है, ट्रेवर्स, और उसके अलावा लिपनकोड ले लें। लिपनकोड थोड़ी इजी है, कैटसन थोड़ी टफ है, लेकिन बहुत अच्छी है, ये गोल्ड एडिशन में आती है, तो ये भी अच्छी है। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में भी आप लिपनकोड ले सकते हैं। तो ये सारे हैं। पैथोलॉजी में आते हैं एक पैथोमा के फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, पैथोमा कहते हैं उसे, वो नोट्स आते हैं, की नोट्स हैं, वो पैथोलॉजी के की नोट्स हैं, वो भी साथ रखें। उसकी क्या बात है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेमोराइजिंग टिप दे दूं मैं आपको एक, कि आप टॉपिक्स को मेमोराइज कैसे कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डिग्री स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम टॉपिक याद करते हैं, हफ्ते 1.5 बाद हम पढ़ते हैं, हमें फिर भुला होता है सारा टॉपिक। तो मैं बताता हूँ, सपोज करें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है प्लूरल एफ्यूजन। हमारी प्लूरल जो लेयर्स है उनके अंदर ना भर जाता है पानी, कभी बार हवा भर जाती है, ब्लड भर जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस है। सपोज ये एक टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को पढ़ा, थोड़े दिन बाद आपने दोबारा पढ़ा, आपको भूल गया, इसको मेमोराइज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एक आपने पैथोलॉजी की बुक से, रॉबिन से इस टॉपिक को आपने पढ़ा, अच्छी तरह मेमोराइज कर लिया। उसके बाद आप आ जाएं, जो मैंने बताई है फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी की बुक, इसकी आप पीडीएफ रख लें या वैसे रख लें। ये शॉर्ट टेक्स्ट बुक है, इसके ऊपर की पॉइंट्स लिखे हैं, जो पूरे इस टॉपिक के अंदर जो की पॉइंट्स है ना, वो उन्होंने उस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। आप इसके की पॉइंट्स उस बुक से पढ़ें, आपको और अच्छा मेमोराइज हो जाएगा। उसके बाद आप आए, आपको मैं बताता हूँ ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी में इस टॉपिक की क्लिनिकल एग्जांपल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इमरजेंसी में आपके फेफड़ों में जिसे कहते हैं पानी भर गया, तो वो है इसकी इंपॉर्टेंस, हवा भर जाती है, ब्लड भर जाता है फेफड़ों में, तो वो इसकी इंपॉर्टेंस है। ग्रेज एनाटॉमी में ये टॉपिक आता है। तो इस ग्रेज एनाटॉमी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर आप थोरैक्स में जाकर यानी, तो आप इस टॉपिक को निकालें, इस टॉपिक को पढ़ें ऑन क्लिनिकल बेसिस, और इसकी एनाटॉमी भी पढ़ें, चेस्ट की, लंग्स की और रिब्स की। उससे आपको ये टॉपिक और अच्छा मेमोराइज हो जाएगा, आप इमरजेंसी सिचुएशन में इसको टैकल करने के काबिल हो जाएंगे। इसी टॉपिक को अब मैं बताता हूँ और कहां से पढ़ें। आप एक बुक है हमारे पास यूएसएमएलई की, फर्स्ट एड फॉर यूएसएमएलई स्टेप 1, ये बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके ऊपर जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वो पूरी दुनिया की जो बेस्ट बुक्स है ना, उससे निकाल के जो बेस्ट की पॉइंट्स है वो लिखे हुए हैं, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक में आती है ये। इस बुक से इस टॉपिक को पढ़ें, उन्होंने छोटे से 5 से 4 की पॉइंट्स लिखे होंगे, और उनकी जो मेडिसिन है वो भी लिखी होगी इन्होंने, वो आप इस बुक को निकालें, उधर से की पॉइंट पढ़ लें।
जो टॉपिक आपने सिर्फ पैथोलॉजी से शुरू किया था, आपने इतनी बुक्स से जब वो टॉपिक पढ़ लेना ना, अपने आप में उस टॉपिक के साथ बहस कर लेनी आपने, आपको वो जिंदगी भर नहीं बोलेगा ये मेरा चैलेंज है। उसके बाद आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसकी एनाटॉमी, उसकी पैथोलॉजी, उस बार से आपने पूरी तरह मेमोराइज कर लिया। अब आता है उसके टॉपिक को, उस चीज को डायग्नोज करना है डिजीज को, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। डायग्नोज के लिए आपको मैंने बुक बता दी, मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएं, प्लेउरल डिफ्यूजन, और इसके अलावा जितने भी डिफ्यूजन है, हार्ट के रिलेटेड कार्डिटिस है, उसके अलावा जितने भी ये आते हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज, उन सबको निकालें, उनकी डायग्नोस पहले पढ़ें। आपको डायग्नोस बताएंगे कौन से टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे इमरजेंसी में या उसके अलावा भी, जिससे आपको इसका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उन्होंने बताया हुआ, आपने आईवी फ्लूइड्स यूज करने हैं या आपको मेडिसिन यूज करनी है, तो वो आपको वो बता देंगे, वो आप पढ़ें, आपको टॉपिक अच्छी तरह से नशीन हो जाएगा। ये मैंने एक सिंपल मेमोराइजेशन टिप बताई है आपको। उसके अलावा पढ़ना आपने खुद है। आप कोई 1 से 2 बुक्स ले लें, आप यूएसएमएलई की फर्स्ट एड ले लें, स्टेप 1 वो ले लें, पैथोलॉजी की ले लें, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, पैथोमा जो शॉर्ट टेक्स्ट बुक है वो ले लें। तो सबसे पहले आप इनसे पढ़ें, टॉपिक को मेमोराइज करें। उसके बाद जब आपने आना है कि आपको डायग्नोसिस पढ़ना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ना चाहिए, 4 से 4 से 5वें साल में ऐसे होता है, तो आपके साथ ये मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये सबके पास होती है और ये लाजमी लेनी होती है ताकि आपको पता चले टैकल किस तरह करना है, ये लाजमी है। उसके बाद मैं टेस्ट की तरफ आऊं। आपने एनएलई देना है, आपने यूएसएमएलई देना है, ये एमआरसीपी देना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं हमने देना है सिर्फ एनएलई या हमने सिर्फ यूएसएमएलई देना है, हमने और कोई टेस्ट नहीं देना। ये गलत है, एक टेस्ट पे कभी फोकस ना करें। सपोज एक स्टूडेंट ने सोचा है मैंने यूएसएमएलई देना है, अल्लाह ना करे कि उसका यूएसएमएलई ऐसे हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, लेकिन उसने एनएलई के लिए भी अप्लाई नहीं किया, कहीं और भी अप्लाई नहीं किया, तो उसके अगले 6 महीने या आधा साल और ज़ाया हो जाएगा। वो बैठा रहेगा, फिर तैयारी करता रहेगा, फिर टेस्ट देगा, फिर कोई पता नहीं क्लियर हो या ना हो। इससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान आए, या जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी अपनी हाउस जॉब उधर करें पाकिस्तान में। 1 साल की हाउस जॉब तो उन्होंने लेनी है, तो हाउस जॉब करें। आप एनएलई के लिए भी अप्लाई करें, आपने यूएसएमएलई देना है, यूएसएमएलई के लिए भी अप्लाई करें। आपको 6 मंथ का टाइम देंगे वो, आप उसमें एनएलई की भी तैयारी करें, यूएसएमएलई की। ये कोई अलग अलग तैयारी थोड़ी है, बुक्स वही है, बस थोड़ी सी डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। मैं बताऊं कि एनएलई कोई इतना टफ नहीं है यूएसएमएलई के रिलेटेड। यूएसएमएलई में आपने इन सारी बुक से डाटा इकट्ठा कर लिया, आप यूएसएमएलई की बुक लें, उसकी फर्स्ट एड की, उसके ऊपर उन्होंने सिलेबस भी लिखा हुआ है, हर सब्जेक्ट की वर्क भी लिखी हुई है, आपके पास सिलेबस भी आ जाएगा गूगल से यूएसएमएलई का, वो डाउनलोड करें, तो उसको सामने रखें और देखें कि किस सब्जेक्ट से उन्होंने कितने टॉपिक किस तरह उठाए हैं। उसके बाद आप जब सारा कुछ रेडी कर लेंगे, एंड वाले 6 मंथ्स में आप एमसीक्यू सोल्व करें। एमसीक्यूज ऑनलाइन मिलते हैं आपको, सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है एम्बोस की, यूवर्ल्ड की, वो आप लें, उस पर एमसीक्यू सोल्व करें खुद, फिर आपको पता चलेगा कि पेपर में किस तरह का एमसीक्यू आता है। ये था यूएसएमएलई के लिए। एनएलई भी आपने देना है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ये तो आपकी मेहनत है। उसके अलावा एम्बोस के भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो लेकिन एनएलई में इतना कोई टफ नहीं होता, आप वैसे भी सिर्फ इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करके आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आप यूवर्ल्ड के एमसीक्यू करें, एम्बोस से करें। यूएसएमएलई के लिए, एमआरसीपी के लिए एक्स्ट्रा जो चीज होती है वो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि वो पिक्चर्स की फॉर्म में एमसीक्यू में लाते हैं कि ये पिक्चर बताएं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसमें कौन से जो बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर रहे हैं, या क्या हिस्टोलॉजिकल बॉडीज हैं। तो वो एक्स्ट्रा होती हैं स्ट्रक्चर, वो आपने पढ़नी होती है, उनकी बुक लेनी होती है, वो पढ़ने होते हैं। तो ये चीजें होती है मेन, जिस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब एनएलई का सिलेबस है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एनएलई का सिलेबस आप अपने सामने रखें, उसकी एक हार्ड कॉपी बना के, उसके जितने भी उन्होंने सब्जेक्ट्स वाइज उन्होंने नीचे सिलेबस लिखा है ना, सारा आप पढ़ें। तकरीबन 97 से 100 पेजेस का सिलेबस है, सारा आप पढ़ें, हर सब्जेक्ट को बेसिक के हवाले से और क्लिनिकल के हवाले से भी समझें। फिर आपको समझ आएगी कि आपने किस सब्जेक्ट पे किस तरह कितना फोकस करना है। हर सब्जेक्ट की वर्थ मैंने आपको बताई है। अब एनएलई आपने देना है, उसके सिलेबस को सामने रखें, अपनी बुक्स पे बेशक मार्किंग करें, लेकिन आप सारा चैप्टर पढ़ें, उसमें से गिने चुने जो है ना आपने मार्क किए वो ना पढ़ें, सारा चैप्टर पढ़ें। आपने जिंदगी में बाकी टेस्ट भी देने हैं, सिर्फ एक एनएलई नहीं देना है। एनएलई के बाद आपने एफसीपीएस भी देना है, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन करनी है एफसीपीएस पार्ट 1 देना है, फिर आपने 2 साल के बाद एफसीपीएस पार्ट 2 देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग देयर होल लाइफ, मेडिकल लाइफ, वो कभी भी कोई टेस्ट नहीं छोड़ते, वो एमआरसीपी भी दे रहे होते हैं, यूएसएमएलई भी दे रहे होते हैं, तो वो सारे टेस्ट देते हैं। इसलिए आप सारी बुक को पढ़ें। सिलेबस सिर्फ इसलिए है कि आपको पता चले उन्होंने किस टॉपिक को किस वक्त के हिसाब से लिया है, सिर्फ इस चीज को आपने समझना है। ये चीजें आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इन टेस्ट के सिलेबस को डाउनलोड करेंगे,
हर टॉपिक की वर्ड समझ लेंगे तो आपको फिर भी आसानी हो जाएगी। टॉपिक को किस तरह मेमोराइज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमने पहले 3 सालों में हमारी इन पे ग्रिप नहीं हुई, हम तो चौथे और 5वें साल है, हम डायरेक्ट मेडिसिन या पेडियाट्रिक्स या बाकी इस तरह के क्लिनिकल टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर दें, तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। उनके लिए एटलीस्ट ये को कम से कम अपनी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब इनकी समझ नहीं आएगी, तो ये उनके लिए लाजमी है। उसके बाद ड्यूरिंग द होल लाइफ तो आप रोजाना सीखते हैं मेडिकल लाइफ में अपना, तो वो हाउस जॉब में आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है अगर आप एक बहुत अच्छी तरह स्टडी करके आए हैं। एमसीक्यू सोल्व करें खुद ब खुद। उसके अलावा जितने भी की नोट्स हैं प्री प्लेटर के आते हैं, और उसके अलावा जो अकेडमीज हैं जो एनालिटिक्स तैयारी करवाती हैं उनके नोट्स आते हैं, उनके नोट्स से पढ़ें। सिर्फ एक कंसेप्ट लें, सिर्फ उनके नोट्स नहीं पढ़ने, आपने पढ़ना हमेशा बुक से है। सिर्फ उनके कंसेप्ट लें कि वो किस तरह टॉपिक को उठाते हैं, कौन सी चीज़ है जो टॉपिक में से पढ़ने वाली है, जो उन्होंने नोट्स में लिखी है, जो आपको पढ़नी चाहिए। वैसे तो आपने इतनी सारी मैंने बुक्स बताई हैं कहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ आपकी रहेगी नहीं। कोई भी चीज़ हो जो बेस्ट 3 टॉपिक है वो यूएसएमएल की बुक से आपको मिल जाएगा, मेडिकल डायग्नोसिस से मिल जाएगा। तो इस तरह आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। ये थी स्टडी गाइडेंस जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो कोई कमी पेशी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन जो बेस्ट ऑफ ऑल है ना वो मैंने आपको बताया। थैंक यू।